एक आदमी स्वर्ग में अनंत जीवन को ठुकराकर नर्क में उतर जाता है ताकि दुनिया को अंत से बचा सके। यूटाह राज्य में एक आदमी जिसका नाम ओटिस है रेड क्रीक माइन में जाता है। अफवाहें हैं कि ये माइन लंबे समय से छोड़ी हुई है, लेकिन ओटिस को वहां छिपे हुए सोने को खोजने की हड़बड़ी है। जब चंद्र ग्रहण आसमान को काला कर देता है तो अचानक माइन के अंदर नर्क का एक गेट खुल जाता है। हैरान ओटिस साउथ ईस्ट क्रेटर्स में झांकता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ आग की लपटों में घिर जाता है। घबराकर वो आग बुझाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो फिर से उस नरकीय गहराई में देखता है तो एक रहस्यमयी शक्ति उसके सामने आती है और सीधे उसके चेहरे पर झपटती है। ओटिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शक्ति उसके शरीर में घुस जाती है और उसके सीने के अंदर एक अग्नि चक्र को जला देती है। कुछ ही पलों बाद ओटिस बेहोश होकर गिर जाता है। अचानक वो उठता है। उसकी आंखें कोयले की तरह काली होती हैं। ये स्पष्ट है कि उस पर अब एक अंधेरी शक्ति का कब्जा हो चुका है। एक महीने बाद वायोमिंग में शेरिफ रॉय अपनी बेटी स्कारलेट और उसके मंगेतर एंगस से मिलने ट्रेन स्टेशन जाता है, जो कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। रॉय को एंगस के प्रति थोड़ी ईर्ष्या महसूस होती है, लेकिन स्कारलेट उसे अश्योर्ड करती है कि वो वाकई खुश है। उनकी मुलाकात अचानक सैमुअल ब्रदर्स गैंग के आगमन से बाधित हो जाती है। गैंग के गोलीबारी शुरू करते ही तबाही फैल जाती है। रॉय बिना हिचकिचाहट कार्रवाई में कूदता है, लेकिन उसकी पीठ में एक गोली लगती है। उसी पल रॉय एक चमकदार रोशनी से घिर जाता है और खुद को मरने के बाद के जीवन के वेटिंग रूम में पाता है। एक खुशमिजाज युवती जिसका नाम हानो है उसका स्वागत करती है और उसकी फाइल से पहले से ही परिचित होती है। भ्रमित रॉय ये समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। हानो समझाती है कि जो रोशनी उसने देखी वो स्वर्ग थी और रॉय को भयानक सच्चाई का एहसास होता है कि वो मर चुका है। वो बेकरारी से स्कारलेट के बारे में पूछता है, लेकिन हानो उसे अश्योर्ड करती है कि उनके सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका मतलब है कि वो जिंदा है। हानो ये भी बताती है कि रॉय कुछ दिन पहले मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा के भाग्य का फैसला करने में समय लगा। आखिरकार ये तय किया गया कि रॉय RIPD में शामिल होगा। हानो भ्रमित शेरिफ को समझाती है कि RIPD सैनिकों, योद्धाओं और कानून वालों को भर्ती करता है जो भगवान की निजी पुलिस बल में सेवा करने के योग्य हैं। उनका मिशन है कि वे उन आपराधिक आत्माओं को ढूंढें जो न्याय से बचकर पृथ्वी पर रह गई हैं और उन्हें नर्क भेज दें। हालांकि ये आत्माएं मासूम नहीं हैं, वे मानव शरीर पर कब्जा कर लेती हैं और तबाही मचाने की शक्ति हासिल कर लेती हैं। हानो रॉय को आर्मरी ले जाती है और उसे हथियारों का चयन करने की पेशकश करती है। रॉय अपनी भरोसेमंद रिवॉल्वर का इस्तेमाल करने पर जोर देता है, लेकिन हानो समझाती है कि साधारण बंदूकें इन आत्माओं के खिलाफ बेकार हैं। इसके बजाय उनकी खास बंदूकें किसी भी आत्मा को एक ही गोली से सीधे नर्क भेज सकती हैं। हानो ये भी बताती है कि इन आत्माओं के सीने पर कब्जा करने के बाद एक अग्नि निशान बन जाता है, जो उनके भ्रष्ट होने का संकेत है। रॉय को रेड क्रीक की जांच करने का काम सौंपा जाता है, जहां 1 महीने पहले नर्क का विस्फोट हुआ था। ये जगह उसके लिए परिचित है। पृथ्वी पर वापस जाने और अपनी बेटी को देखने का मौका पाकर रॉय अग्री हो जाता है, लेकिन हानो उसे वार्निंग देती है कि वो वापस जिंदा नहीं आएगा। बिना हिचकिचाहट रॉय बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तुरंत उसके सीने पर एक 6 नुकीला सितारा जल जाता है। वो एक सुपरनैचुरल लिफ्ट में कदम रखता है और हानो उसे बताती है कि प्रलय के दिन की भविष्यवाणी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कुछ ही पलों बाद रॉय एक मैदान के बीच में एक वॉशरूम में पहुंच जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, भैंसों का एक झुंड उसके पास से गुजरता है। रॉय अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। तभी उसके नए पार्टनर जोन ऑन ऑफ आर्क उसके पास आती हैं और बताती हैं कि हानो ने उन्हें रॉय पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया है। रॉय को बेबीसिटर रखने का विचार पसंद नहीं आता और वो जोर देकर कहता है कि वो बड़ा है, इसलिए वो ही चार्ज लेगा। जोन मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मरने के बाद के जीवन में अनुभव ज्यादा मायने रखता है, और जबकि रॉय को मरे हुए सिर्फ कुछ दिन हुए हैं, वो इसमें सालों से है। निराश रॉय अपने पुराने घर जाता है ताकि स्कारलेट को देख सके, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने लगता है, जोन आती है और उसे जंगल में खींच लेती है। वो उसे याद दिलाती है कि उनका एक काम है, लेकिन रॉय गुस्से में कहता है कि कोई भी उसे अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता। बहस बढ़ती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। जोन, जो अनुभवी और कुशल है, आसानी से रॉय को हरा देती है और उसे अपनी कब्र पर ले जाती है।
वो शांति से समझाती है कि उसके परिवार ने उसे दफना दिया है और जीवित लोगों को भ्रमित करने से बचने के लिए उन दोनों को पूरी तरह से नए रूप दिए गए हैं। जॉन रॉय को एक शीशा देती है और वो देखकर स्तब्ध रह जाता है कि अब वो एक युवा काली महिला की तरह दिखता है, ठीक अपने पार्टनर की तरह। रॉय निराश होता है कि वो स्कारलेट से बात नहीं कर पाएगा, लेकिन जॉन उसे याद दिलाती है कि उन्हें दुनिया में चीजों को सही करने का मौका मिला है, न कि अपने पुराने जीवन में लौटने का। अभी भी भ्रमित और निराश, रॉय पूछता है कि उन्हें एक ऐसे शहर में काले क्यों बनाया गया है जो इंटॉलरेंस के लिए जाना जाता है। जॉन हमेशा की तरह रिसोर्सफुल सुझाव देती है कि वे खुद को मर्सनरी बहनों के रूप में पेश करें, ये मानते हुए कि ये भेष उन्हें सम्मान दिलाएगा। जॉन की चेतावनियों के बावजूद रॉय जिद्दी होकर अपनी बेटी से मिलने चाहता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसकी आवाज से उसे पहचान लेगी। जॉन उसकी उम्मीद तोड़ देती है और समझाती है कि वो जो कुछ भी स्कारलेट से कहेगा वो उसे बकवास लगेगा। अन्याय से गुस्साए रॉय अपनी निराशा व्यक्त करता है। उनकी बहस तब टूटती है जब हेनरी, रॉय का दोस्त, उसकी कब्र के पास आता है। रॉय जम जाता है, ये नहीं जानता कि क्या कहना है, लेकिन जॉन आगे बढ़ती है। वो खुद को मटिल्डा और रॉय को अपनी गूंगी बहन मेबल के रूप में पेश करती है, ये बताते हुए कि मृत शेरिफ ने एक बार उनकी टूटी हुई गाड़ी को ठीक करने में मदद की थी और वे उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। हेनरी रॉय के बारे में प्यार से याद करता है, ये स्वीकार करते हुए कि वो एक कठिन लेकिन अच्छा इंसान था। वो ये भी बताता है कि शहर उसके बिना स्ट्रगल कर रहा है। सैमुअल ब्रदर्स गैंग, जिसने रॉय की हत्या की और स्कारलेट के मंगेतर एंगस का अपहरण किया, अब भी तबाही मचा रहा है। लकीली गैंग के 5 में से 3 सदस्यों को पकड़ लिया गया है और उन्हें फांसी की प्रतीक्षा है। अब बदले की इच्छा और एंगस को बचाने के लिए प्रेरित रॉय गैंग को खत्म करने का इरादा जताता है। जॉन जोर देती है कि उनका मिशन रेड क्रीक में है, जहां वे आत्माओं का शिकार करेंगे, लेकिन रॉय उसकी बात नहीं मानता और अपराधियों का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। जॉन अनिच्छा से उसका पीछा करती है और दोनों उस जेल वैगन को ट्रैक करते हैं जो गैंग के सदस्यों को ले जा रही है। रॉय को याद आता है कि उसने गैंग लीडर को गोली मारी थी, जिसका मतलब है कि अब सिर्फ 4 भाई बचे हैं। हालांकि जैसे ही वैगन नजदीक आती है, वे लीडर के सीने पर एक अग्नि निशान देखते हैं, जो साफ संकेत है कि वो एक आत्मा है। और बुरी बात यह है कि बाकी भी हैं। जॉन अभी भी मटिल्डा का भेष धारण किए हुए सड़क पर आती है और दावा करती है कि उसकी बहन घायल हो गई है और फेडरल मार्शल से मदद मांगती है, बदले में भुगतान की पेशकश करती है। जैसे ही वो कुछ मार्शल को जंगल में ले जाती है, बहनें उन पर हमला करती हैं और फिर जल्दी से वैगन के बाकी लोगों को खत्म कर देती है। एक मार्शल रॉय को गोली मारता है, लेकिन जब रॉय तुरंत ठीक हो जाता है तो डरा हुआ आदमी भाग जाता है। रॉय आत्मा के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। जॉन पवित्र पानी का इस्तेमाल करने का सुझाव देती है ताकि गैंग लीडर को नष्ट किया जा सके और पिंजरे को अंदर से खोला जा सके। जैसे ही पवित्र पानी की एक बूंद आत्मा के शरीर पर गिरती है, उसके अंदर की आत्मा बाहर निकलती है और एक विशाल राक्षसी रूप में बदल जाती है। राक्षसी आत्मा बिना किसी हिचकिचाहट के पिंजरे को चीर देती है। रॉय अपनी खास पिस्तौल से गोली चलाता है और उसे नर्क भेज देता है। जैसे ही दूसरा भाई अपनी बंदूक उठाता है, जॉन अपनी तलवार से उसे सटीक वार करके खत्म कर देती है। जिंदा बचा हुआ एकमात्र भाई स्लिम सैमुअल है। जॉन उससे पूछताछ करने का फैसला करती है, लेकिन रॉय का ध्यान एक वांटेड पोस्टर की ओर खींचता है। इसमें स्लिम पर रॉय को गोली मारने का आरोप लगाया गया है। गुस्से में रॉय स्लिम पर झपटता है, जो जोर देकर कहता है कि उसने गोली नहीं चलाई। जॉन बीच में आती है और पवित्र पानी का इस्तेमाल करके उसे बोलने के लिए मजबूर करती है। यातना के खतरे के बावजूद स्लिम अपनी बेगुनाही पर जोर देता है और सहयोग करने की पेशकश करता है। जॉन आत्मा को रिलीज करना रोक देती है और स्लिम कबूल करता है कि एक और शक्तिशाली आत्मा ओटिस कोर्ब बोर्ब ने उसे और अन्य भाइयों को धमकी दी कि वे लोगों का अपहरण करें और उन्हें रेड क्रीक ले जाएं, नहीं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। रॉय आखिरकार मानता है कि गैंग का पीछा करना व्यर्थ नहीं था। हालांकि जॉन हैरान है। वो सोचती है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से क्यों डरेगी, क्योंकि वे एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते। स्लिम समझाता है कि ओटिस के पास एक खास हथियार है जो हंटर आर्सेनल जैसा है। ये खुलासा रॉय और जॉन दोनों को परेशान करता है, जो ओटिस के शातिर इरादों का संकेत देता है। स्लिम को बंधक बनाकर रॉय और जॉन रेड क्रीक की ओर बढ़ते हैं।
इसी बीच ओटिस अपने एक सहयोगी नेल को नर्क से अपने भागने के बारे में बताता है। वो बताता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जब नर्क के द्वार कमजोर हो गए थे तो वो परगेटरी से निकल गया। अब खूनी चंद्रमा की रात के आगमन के साथ चंद्र चक्र अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जिससे सभी द्वार कमजोर हो जाएंगे और आधी रात तक कमजोर रहेंगे। ये घटना नर्क की आत्माओं को पृथ्वी पर भागने और अपहृत मनुष्यों के शरीर पर कब्जा करने का मौका देगी। असफलता का मतलब होगा कि उन्हें द्वारों के कमजोर होने का इंतजार करना होगा, लेकिन ओटिस का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है। वो घोषणा करता है कि वो नर्क में सत्ता के लिए अनंत स्ट्रगल से ऊब चुका है और वो नर्क को पृथ्वी पर लाने की योजना बना रहा है। रेड क्रीक में तैयारियां तेज हो जाती हैं। ओटिस अपहृत लोगों को इकट्ठा करता है। वो अपने सहयोगियों को आदेश देता है कि वे उन्हें गैस मास्क पहनाएं और उन्हें अच्छी तरह खिलाएं ताकि उनमें द्वार खोलने की ताकत हो। इसी बीच सैमुअल ब्रदर्स में से एक बचा हुआ भाई ओटिस के पास आता है और मिशन छोड़ने की इच्छा जताता है। गुस्से में ओटिस उसके सीने से आत्मा निकालता है और अपनी बंदूक से एक ही गोली में उसे नर्क भेज देता है। शाम होते होते रॉय, जॉन और स्लिम सुनसान रेड क्रीक पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि बचे हुए निवासी अजीब तरह से खांस रहे हैं। वे जूलियस बटरफील्ड से मिलते हैं, जो शहर का मेयर और लगभग हर व्यवसाय का मालिक है। उसके होटल में रुकने का फैसला करते हुए वे जूलियस के खुले तौर पर नस्लवादी व्यवहार का सामना करते हैं, जो रंगीन लोगों को होस्ट करने से इनकार करता है। हालांकि जब बहनें उसे अपने हथियारों से धमकाती हैं, तो वो तुरंत अपना रवैया बदल देता है और एक काले नौकर बेवर्ली को उन्हें उनके कमरे तक ले जाने का आदेश देता है। बेवर्ली स्लिम के हाथ पर एक जन्म चिन्ह देखती है और टिप्पणी करती है कि उसकी गैंग वहां कई बार ठहर चुकी है। बहनें अश्योर्ड करती हैं कि स्लिम कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, लेकिन बेवर्ली बताती है कि वो उससे डरती नहीं है क्योंकि वो भाइयों में सबसे दयालु था। अचानक बेवर्ली खांसने लगती है और जोन पूछती है कि शहर में हर किसी को ये बीमारी क्यों है। बेवर्ली बताती है कि कोई नहीं जानता, लेकिन ये करीब 1 महीने पहले शुरू हुई थी। जोन फिर गायब हुए लोगों के बारे में पूछती है। बेवर्ली बताती है कि जूलियस ने दावा किया था कि पास में सोने की नस मिली है और लोग उसे खोदने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि साथियों को यह अजीब लगता है कि जूलियस खुद नहीं गया, जो ये संकेत देता है कि वो झूठ बोल रहा है। बेवर्ली के जाने के बाद जोन पास के पहाड़ पर एक माइन देखती है और ये निष्कर्ष निकालती है कि निवासियों की खांसी जहरीली गैसों के कारण हो रही है। इसी बीच माइन के अंदर दर्जनों बंधक फंसे हुए हैं, जिन्हें घातक धुएं से बचने के लिए मास्क के जरिए सांस लेने के लिए मजबूर किया जाता है। रेड क्रीक में ओटिस नर्क के द्वार खोलने की तैयारी कर रहा है। जूलियस, जो अब और ज्यादा खांस रहा है, ओटिस से मास्क के लिए भीख मांगता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी कितनी मदद की है। ओटिस ठंडे दिल से मना कर देता है, ये कहते हुए कि मास्क सिर्फ कामगारों के लिए है, और जूलियस को आत्माओं की पंक्ति में शामिल होने का मौका देता है। जूलियस हताशा से विरोध करता है, अपनी जान के लिए भीख मांगता है और यहाँ तक कि सुझाव देता है कि ओटिस उसके नए मेहमानों को ले ले। अनिच्छा से ओटिस उसे एक मास्क देता है, लेकिन फिर उसे एक गाड़ी में धकेल देता है और उसे अन्य बंधकों के पास ले जाने का इरादा करता है। होटल में रॉय और जॉन स्लिम से पूछताछ जारी रखते हैं। ये जानना चाहते हैं कि ओटिस अपहृत लोगों को कहाँ रख रहा है। स्लिम बताता है कि उन्हें एक चर्च में ले जाया गया था, लेकिन उसे और कुछ नहीं पता। साथ ही उसे छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन स्लिम जोर देकर कहता है कि वो अपने भाइयों जितना बुरा आत्मा नहीं है और दावा करता है कि वो अभी भी उनके लिए उपयोगी हो सकता है। उसकी गुहार के बावजूद जोन और रॉय उसे बांधकर होटल में छोड़ देते हैं और चर्च की ओर निकल पड़ते हैं। चर्च के अंदर साथियों को भयानक अव्यवस्था दिखाई देती है और उन्हें एहसास होता है कि स्लिम झूठ नहीं बोल रहा था। अचानक वे मदद के लिए चीखें सुनते हैं और जूलियस को एक गाड़ी में पाते हैं। मेयर बताता है कि ओटिस और उसके अनुयायियों ने शहर के सभी निवासियों को ले लिया है और उन्हें एक पुरानी माइन में ले जाया गया है, जहां नर्क के द्वार खुलने वाले हैं। जोन को शक होता है कि जहरीली गैस नर्क की गहराई से द्वारों के जरिए लीक हो रही है और रॉय को समझाती है कि ओटिस इन लोगों का इस्तेमाल नर्क की आत्माओं को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए कर रहा है, जो समय के साथ आत्माओं में बदल जाएंगे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी और वे अंततः दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, जिससे प्रलय आ जाएगा। हालांकि
आत्माएं खुद पृथ्वी पर आत्माओं को नहीं बुला सकती, सिर्फ जीवित लोग ही ऐसा कर सकते हैं। यही उनकी योजना है जब वे द्वार खोदना शुरू करेंगे। अचानक ओटिस के सहयोगी रॉय और जॉन पर हमला करते हैं और उन्हें अन्य बंधकों के साथ पिंजरे में बंद कर देते हैं। इसी बीच बेवर्ली होटल में जहरीली गैस से घुटते हुए जूलियस एक दस्तावेज ढूंढती है जो ये पुष्टि करता है कि स्लिम ने शेरिफ को गोली नहीं मारी और जूलियस ने उसे फंसाया था। वो स्लिम को आजाद करती है, जो उसके लिए एक मास्क ढूंढता है और शहर में बचे लोगों के लिए कुछ और मास्क भी। स्लिम फिर रॉय और जॉन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जो अब कैद में है। जॉन नेल को देखती है और एहसास करती है कि आत्माओं को उनके हथियार कहाँ से मिले। ये पता चलता है कि RIPD ने एक बार उसे भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उनके हथियारों का स्टैश लूट लिया और भाग गई। उसी पल एंगस माइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही हार जाता है और रॉय और जॉन के साथ पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। शेरिफ उसे पहचानता है और उससे बात करने लगता है, ये भूलकर कि अब उसका रूप बदल चुका है। किसी तरह रॉय एंगस को बात करने के लिए राजी करता है। एंगस बताता है कि वो सबसे खूबसूरत महिला से शादी करने की योजना बना रहा है और उस तरह का पति बनना चाहता है जैसा रॉय एक पिता थे। जल्द ही द्वार कमजोर होने लगते हैं और ओटिस सभी बंधकों को उनके पिंजरों से बाहर निकालता है। वो रॉय और जॉन को बताता है कि वो उन्हें अंधेरे में फेंक देगा ताकि वे उसके दुनिया पर राज करने के रास्ते में न आ सके। जैसे ही खुदाई जारी रहती है, जमीन फट जाती है और नर्क की एक गहरी खाई बन जाती है। आत्माएं बाहर निकलती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण बंधकों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। रॉय पूछता है कि क्या द्वार बंद करना संभव है और जॉन जवाब देती है कि पहले नर्क की आग को बुझाना होगा। वो याद करती है कि जब वो जिंदा थी तो उसने ऑर्लियंस के एक खंडहर चर्च में मसीह के आंसू की एक शीशी पाई थी। वे आंसू आग को बुझा देंगे और द्वार बंद कर देंगे। इसी बीच स्लिम माइन में पहुंचता है और पहले तो एक साधारण आत्मा का बहाना करता है। रॉय और जॉन को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन फिर अचानक ओटिस के सहयोगियों को गोली मारकर साथियों को आजाद कर देता है। स्लिम रॉय को अपनी एक नकली वांटेड पोस्टर दिखाता है। ये पता चलता है कि जूलियस ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस पर इन्हें छापा था ताकि स्लिम को शेरिफ की हत्या के लिए फंसाया जा सके, जबकि असल में जूलियस ने खुद शेरिफ का ख्याल रखा था। कैद से बचने के बाद जॉन रॉय से कहती है कि वो मसीह के आंसू नर्क की आग के दिल में डाले ताकि द्वार बंद हो जाए और सब कुछ अंदर खींच लिया जाए। शेरिफ उसके साथ जाने की पेशकश करता है, लेकिन वो आग से बहुत डरती है क्योंकि उसे एक बार जिंदा जला दिया गया था। स्लिम ओटिस के सामने एक शो करना जारी रखता है। रॉय को अंधेरे में धकेलने का बहाना करता है। वो शेरिफ को किनारे पर ले जाता है ताकि वो द्वार बंद कर सके। फिर नए आत्माओं को गोली मारता है। वो ओटिस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन खास हथियार भी उस पर कोई असर नहीं डालता। रॉय को अंधेरे पर ध्यान केंद्रित करने और आत्माओं को हराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जॉन को एहसास होता है कि अब सब कुछ उस पर निर्भर है और वो अपने डर पर काबू पाने का फैसला करती है। वो आग के बीच से कूदती है और मसीह के आंसू डालती है। द्वार बंद होने लगते हैं और सभी आत्माओं को अंदर खींच लेते हैं। हालांकि ओटिस, जो अब एक भयानक रूप में है, पृथ्वी पर रह जाता है। जॉन को एहसास होता है कि उसके अंदर का प्राणी शैतान का दाहिना हाथ है। जॉन को पता चलता है कि वो आंसू की शीशी खो चुकी है और वे अपने हथियारों का इस्तेमाल शैतान के सहायक के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये व्यर्थ है। वो कई प्राणियों में विभाजित हो जाता है और जॉन पर हमला करता है, लेकिन लकीली रॉय को शीशी मिल जाती है जिसमें कुछ बूंदें बची हैं। शेरिफ उन्हें कारतूस में डालता है और दानवीय प्राणी पर गोली चलाता है, जो अंततः पृथ्वी से गायब हो जाता है। सुबह होते ही बचे हुए निवासी, जिनमें एंगस भी शामिल है, शहर लौट आते हैं। जॉन और रॉय होटल में जूलियस से हिसाब चुकता करने जाते हैं, जबकि बेवर्ली और स्लिम उसे बाहर ले जा रहे होते हैं। जूलियस कबूल करता है कि जब ओटिस ने शहर पर कब्जा किया तो वो भाग गया और छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सैमुअल ब्रदर्स गैंग ने उसकी ट्रेन के रुकने के ठीक उसी जगह लोगों का अपहरण कर लिया। वो नहीं चाहता था कि उसे ले जाया जाए, इसलिए उसने गैंग को गोली मारने का फैसला किया। हालांकि उसने गलती से शेरिफ को गोली मार दी और जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए उसने गैंग के सबसे कमजोर सदस्य स्लिम को फंसा दिया। रॉय स्लिम को नया शेरिफ नियुक्त करता है और बेवर्ली को उसका डिप्टी बनाता है और वे जूलियस को गिरफ्तार कर लेते हैं।
इसके बाद रॉय और जोन स्कारलेट और एंगस की शादी में जाते हैं। स्कारलेट अपने पिता की बातों का एक शब्द भी नहीं समझती, लेकिन वो उसे एक आखिरी बार गले लगाने में कामयाब होता है, भले ही वो अब मेबल के रूप में है। जल्द ही जोन और रॉय खुद को मैदान में एक बूथ के पास पाते हैं, जहां से वे मरने के बाद के जीवन में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। रॉय अपने साथी को धन्यवाद देता है और अलविदा कहता है, ये योजना बनाते हुए कि वो RIPD छोड़ देगा, लेकिन जोन उसे याद दिलाती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे 100 साल तक सेवा करनी है, इसलिए उनके पास अभी कई और असाइनमेंट बाकी हैं। क्या आप इस जीवन को छोड़ने के बाद पृथ्वी पर वापस आने का मौका चाहेंगे? अगर आपके पास ये अवसर होता तो आप क्या करते?